गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, जिसमें आप लोगों को ये पता चला था कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक विद्युत बल लगता है। अब चूंकि बल जो है वो सदिश राशि होता है, तो बल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन हम लोगों ने कूलाम के जिस नियम को पढ़ा था उसमें केवल हम किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड को ही फाइंड कर सकते हैं, केवल उसके परिमाण को ही उस नियम से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं। तो डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है कूलाम के नियम का सदिश रूप, जिसमें हम देखेंगे कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस दिशा में बल अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र में एक चार्ज Q1 है, दूसरा एक चार्ज है Q2। इन दोनों ही चार्ज का मूल बिंदु O से जो दूरी है, या ऐसे कह सकते हो इन दोनों ही चार्ज का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, पहले चार्ज Q1 का वो है वेक्टर R1, दूसरे चार्ज का है वो है वेक्टर R2। पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने माना है वेक्टर R1, दूसरे हमने चार्ज का पोजीशन वेक्टर माना है वेक्टर R2। और क्या इस फिगर में, इस चार्ज Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा, Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम नोट कर रहे हैं वेक्टर F12 से, जिसका मतलब है चार्ज 1 पर चार्ज 2 के कारण लगने वाला बल। डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो इसका डायरेक्शन होगा चार्ज 2 से चार्ज 1 की ओर, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं वेक्टर R12 से। दूसरा Q2 पे Q1 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, चार्ज Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं वेक्टर F21 से, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो इसका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम लोग किधर दिखा रहे हैं, किस अक्षर से, उसको हम नोट कर रहे हैं वेक्टर R21 से। यहाँ भी F फोर्स में भी 21 यूज कर रहे हैं और डायरेक्शन में भी 21, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 बी वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 रिस्पेक्टिवली। जिसका मतलब क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले मान रहे हैं कि चार्ज आवेश Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर जो वो वेक्टर R1 है और वेक्टर R2। Q1 का वेक्टर R1 है, Q2 का वेक्टर R2, जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया आपको। फिर आगे लिखा है वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाई वेक्टर F12 एंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई वेक्टर F21। इसका मतलब क्या है, चार्ज Q1 पर, या कह सकते हैं पहले आवेश पे जो बल लग रहा है उसको हम नोट कर रहे हैं किससे, वेक्टर F12 से। और दूसरे चार्ज पे पहले के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम नोट कर रहे हैं वेक्टर F21 से। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है
जिस चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम पहले लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम लोग पहले लिख रहे हैं वेक्टर F2, फिर बाद में लिख रहे हैं 1। यहाँ पे चार्ज जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है पहले चार्ज Q1 पे, तो हम लोग जो नाम लिख रहे हैं पहले 1 यूज कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा, बाद में लिखा 2। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम पहले आएगा उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, याद करने में आपको थोड़ा आसानी होगा। अब हम लोगों को पता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, वो तो आपस में बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर, या वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं उसका F12 इक्वल टू F21। इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आपस परिमाण जो उनका होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। यहां पे हम, अगर आप लोगों को स्थिति सदिश के बारे में पता हो या आपने अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा तो इस चित्र से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21, ये इक्वल होगा वेक्टर R2 के। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कैसे होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार क्लास 11 फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ के आएं समझने में, ताकि आसानी हो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R21, ये इक्वल होगा किसके? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेक्टर R21, इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर किसके होगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के। आप देख सकते हैं ये है आपका वेक्टर R21 और ये आपका वेक्टर R2 है और ये वाला वेक्टर R1। ऐसे सेम इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R12 की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के से ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर R12 की जगह पे लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया तो जाहिर सी बात है R2 माइनस R1 की जगह पे क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। तब एक चीज यहाँ पे देखिए हम लोग और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये जो वेक्टर R12 है ये किसके बीच की दूरी है? चार्ज Q1 और Q2 के बीच। और जो वेक्टर R21 और वेक्टर R12 ये दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा। बस फर्क क्या है? दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग है। आप चित्र में देख सकते हैं इसका हेड इस साइड में है, इसका डायरेक्शन, और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड में है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग इसलिए इसको लिख सकते हैं वेक्टर R12 इक्वल माइनस वेक्टर R21, क्योंकि दिशा दोनों का अपोजिट तो हम लोगों ने माइनस लिख दिया यहां पे। अब इतना सब लिखने का देखिए फायदा क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला इसका। आप लोगों ने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसी सदिश का अगर हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात करना हो, अगर हमारे पास कोई सदिश है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो अगर हम उस सदिश में उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो दोनों चार्ज के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर R12 या R21 है, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो इस फार्मूले के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं R12 की जगह पे लिख सकते हैं इस सदिश का मान वेक्टर R12 बटे
इसका परिमाण, परिमाण के लिए मैग्नीट्यूड माड लगा दिया यहाँ पे। सेम ऐसे ही r कैप 21 की जगह पर भी लिख सकते हैं, वेक्टर r21 अपान वेक्टर r21 का माड। ऊपर हम लोगों ने सदिश का परिमाण लिख दिया, वो सदिश लिख दिया और नीचे उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण लिख दिया है। और किसी भी सदिश में अगर हम लोग परिमाण से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, हम लोगों ने ये निकाला क्यों? तो देखिए, किसी भी राशि में या कोई भी अगर हम लोगों को कोई क्वांटिटी दी गई हो, उसमें डायरेक्शन दिखाने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे हम लोगों को, जब हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि नहीं, दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल 1/4πε0, या उसको हम लोग सीधे लिख देते हैं कूलाम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड का ही पता लग रहा है, डायरेक्शन तो कहीं इसमें आ नहीं रहा है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या कर दें, जिस दिशा में वो बल लग रहा है, जिस भी दिशा में वो बल अप्लाई हो रहा है, उस बल की दिशा में अगर हम एक यूनिट वेक्टर का यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अगली लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं, वेक्टर F12, जिसका क्या मतलब है कि चार्ज 1 पर चार्ज 2 के कारण लगने वाला बल। अब ये देखो सदिश रूप में है, वेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो मान होगा ये देखिए कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए R की जगह पे क्या लिख दिया है, क्योंकि R डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन तो होगा जरूर, लेकिन अब चार्ज 1 पे 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका डायरेक्शन हम लोगों ने फिगर में क्या माना है आप देख सकते हैं। इसका डायरेक्शन हम लोगों ने माना है चार्ज 1 पर चार्ज 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हम लोगों ने माना वेक्टर R12। दोनों का नाम हमने सेम माना था ताकि समझने में आसानी हो। यहां भी फोर्स पे भी 1 2 है, आप देख सकते हैं, फोर्स पर भी 1 2 लिखा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इसका आया था उसको भी हमने 1 2 से ही नोट किया है। तो सेम हम लोग इसीलिए यहां पर हम लोग जब इसका सदिश रूप लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड में पोजीशन वेक्टर जो R था उसकी जगह पर मिल गया वेक्टर R12 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का अब भी R ही होगा, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, R कैप वेक्टर 1 2, ये यूनिट वेक्टर बगल में लगा दिया हम लोगों ने। हुआ क्या इससे, अब चूंकि यूनिट वेक्टर का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करने से इस वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा जरूर, ये डायरेक्शन यहाँ पे बता भी रहा है। सेम ऐसे वेक्टर F21 यानी कि चार्ज 2 पर दूसरे चार्ज पर पहले के कारण लगने वाला बल, तो इसका जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन दिखाने से हम लोग क्या किए, यहाँ पे R कैप 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन आ गया। तो इन दोनों रूपों को ही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स में लिखा गया है, इन दोनों रूपों को ही हम लोग बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस नियम में हम लोगों को बल के परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता चल रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान देना चाहिए, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सम साइन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, देन वेक्टर F12 इज लॉन्ग वेक्टर R12 विच डिनोटेड रिपल्सन। अब देखिए इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान क्या देना है, चार्ज, अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन में चार्ज माना वो पॉजिटिव माना है, दोनों को ही पॉजिटिव माना Q1 और Q2 को,
लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, या कभी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो ऐसे कंडीशन में बल का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। और डायरेक्शन अगर अलग होगा तो कभी हम लोग माइनस में, कभी प्लस में रखेंगे, चिन्ह भी उसका अलग होगा। तो ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन का तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप लोग न्यूमेरिकल इसका लगाएंगे तब वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। अब आप लोगों ने जो कूलाम का नियम तो पढ़ लिया कि कूलाम का नियम हम लोग इससे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। बल किस दिशा में लग रहा है वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हर एक नियम की अपनी कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। तो देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए, कूलाम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बट इट इज नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड चार्जेज। अब इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ है कूलाम का जो नियम है वो केवल पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश, कूलाम का जो नियम है वो केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, किसी स्टैंडर्ड चार्ज मतलब किसी बड़े चार्ज के लिए नहीं। और ये जब आप लोग नियम पढ़ते, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगला पॉइंट है इट इज ट्रू लार्ज फॉर डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्टेंस बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस लेस। लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर एंड फॉर द डिस्टेंस मोर देन 10 to the power 15 मीटर। अब इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब है कूलाम का जो नियम है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर से अगर दूरी कम हो, आवेशों के बीच की दूरी वेक्टर जो r होता है, अगर उसका मान 10 की घात माइनस 15 मीटर जिसको हम बोलते हैं 1 फर्मी, अगर इतने से कम है तब कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। और अगर कूलाम का नियम 10 की घात 15 मीटर से, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात 15 मीटर से ज़्यादा है तब भी कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। अगला पॉइंट है इट इज ट्रू ओनली फॉर द चार्जेज एट रेस्ट इट इज नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्ज। अब इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, जो कूलाम का नियम है ये केवल स्थिर ऐसे आवेश जो रुके हों केवल उन पर ही लागू होता है। ऐसे चार्ज जो चल रहे हों या गतिमान हों उन पे कभी कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन ये जो किताब में जो फैक्ट दिया गया ये कुछ अधूरा सा लिखा गया है। अक्सर बच्चे इस अधूरे चीज़ को ही पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो इसमें देखिए अधूरा क्या है, उसको समझने के लिए आप नोट पे ध्यान दीजिए। इफ चार्ज Q1 इन रेस्ट एंड चार्ज Q2 इन मोशन देन कूलाम्स लॉ इज ट्रू। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए चार्ज में यहाँ 3 कंडीशन होता है। पहला क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 चार्ज है Q1 और Q2। अब एक कंडीशन हो सकता है कि जब दोनों ही रेस्ट में हो, दोनों ही क्या हो, रेस्ट में हो, Q1 भी रेस्ट में हो और सेम Q2 भी रेस्ट में हो। तो इस कंडीशन में तो सबको पता है अगर बिंदु आवेश विरामावस्था में चल नहीं रहा है या गतिमान नहीं है तब तो कूलाम का नियम लागू होता है। एक दूसरा है कंडीशन जब दोनों ही मोशन में हो, जब दोनों ही मोशन में हो, जब दोनों ही मोशन में हो तो क्या होगा, तो यहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। यहां भी किसी को दिक्कत नहीं समझने में। अब जो तीसरा पॉइंट है, अगर इन दोनों चार्ज में से कोई एक हो रेस्ट में
इन दोनों चार्ज में से कोई एक रेस्ट में हो, कोई एक हो रेस्ट में और दूसरा जो चार्ज है वो हो मोशन में। अगर कभी ऐसा कोई कंडीशन आ गया तब क्या होगा? अब यहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो देखिए बच्चों, अगर कभी इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो यहां पर जो कूलाम का नियम है वो लागू होता है, और यही चीज मैंने लिखा है यहां नोट में, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इफ चार्ज Q1 इन रेस्ट, यदि आवेश Q1 रुका हो एंड Q2 इन मोशन और Q2 गतिमान हो, देन कूलाम्स लाइज ट्रू, तब भी कूलाम का जो नियम है वो सत्य होगा। अब ऐसा दोनों में से कोई भी एक रेस्ट में हो और दूसरा वाला मोशन में हो, तब भी हमारा कूलाम का नियम लगेगा। तो यहां तक तो डाउट क्लियर है। अब कूलाम के नियम के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं, महत्वपूर्ण इस चैप्टर में जो मिला आपको पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट क्या है? कूलाम्ब propound this law completely on the basis of experiments, hence it is an experimental law। हो सकता है इंग्लिश समझ में ना आया हो, हिंदी में बताता हूं मैं आप लोगों को। कूलाम का जो ये नियम है पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगों पर आधारित है। इन्होंने अपना जो ये कूलाम का नियम दिया था इसका कोई गणितीय प्रूफ नहीं है। इन्होंने जो अपना पूरा ये एक्सपेरिमेंट किया था ये सब सिर्फ पूरा प्रयोगों पे आधारित है। जैसे बहुत से वैज्ञानिक होते हैं, जैसे आइंस्टीन ले लीजिए, ये अपने जितना भी खोज करते थे ये मैथमेटिकल फार्मूले की सहायता से ड्राइव करके निकालते थे। लेकिन कूलाम ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में जो देखा उसी को प्रयोगों के आधार पे प्रयोग किया कई बार, यहाँ ऐसा ही होता है, और उसी को अपना एक नियम दे दिया। एग्जाम्पल हम ऐसे समझे, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, हम देख रहे हैं कि वो वस्तु को हम जब भी फेंकते हैं वो हमेशा नीचे गिर रहा है। हमने 10 बार 15 बार अलग अलग जगह पे कई बार जगह पे इधर उधर फेंक के देखा, हर बार वो क्या हो रहा है? आके नीचे ही गिर रहा है, धरती पे ही गिर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को धरती पे फेंकते हैं तो हर बार आके नीचे ही गिरता है। तो ये भी तो एक कह सकते हैं समझने के लिए, बस एक मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ये तो पहले खोज हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कई बार करके देखें, अगर कोई चीज़ हाँ ये चीज़ हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, अलग अलग तरीके से करके देखें कि हाँ ये काम हर बार ऐसे ही होता है, तो हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं प्रयोग के आधार पे कि ये जो है ये एक नियम है, ये सत्य हमेशा ऐसा ही होगा। तो वही चीज़ कूलाम ने बताया था, प्रयोगों के आधार पे इन्होंने कोई। अगला देखिए पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ presence of other charges on the force acting between the two charges। इसका क्या मतलब है? यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है और उसके पास में कोई एक तीसरा चार्ज रख दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स पर इस तीसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम उतना ही रहेगा, उसके ऊपर तीसरे का या किसी अदर चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज, अगर हम पूछे इस Q2 पर या इस Q1 पर कितना चार्ज लग रहा, तो टोटल चार्ज तो अलग होगा। Q1 या Q2 या Q3 किसी एक पर टोटल जो चार्ज आएगा वो अलग होगा। लेकिन अगर हम पूछे इन दोनों के बीच कितना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले लग रहा था इस चार्ज के आने के बाद भी उतना ही लगेगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है the force acting between the two charges is always along the line joining the charges, hence it is a central force। इसका क्या मतलब है?
किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए दोनों चार्ज है Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के डायरेक्शन में लगेगा, या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा, लेकिन होगा इस लाइन के डायरेक्शन में ही। तो ऐसा कोई भी बल जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो चीजों के बीच लगने वाला बल उन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगे, ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय बल। तो जो आपका ये विद्युत बल है, ये क्या है? विद्युत बल तो है ही, साथ में क्या है? केंद्रीय बल भी है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये विद्युत बल है और साथ में केंद्रीय बल भी है। अगला पॉइंट है कूलाम्स लॉ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है? कूलाम का जो नियम है वो संरक्षित बल है। कूलाम का जो नियम है वो कैसा है? कूलाम फोर्स जो वो संरक्षित बल है, या संरक्षी कह सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा संरक्षित बल, कंजर्वेटिव फोर्स। अगला पॉइंट क्या है? सिंस द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय द चार्ज on each other and equal and opposite, hence they obey Newton's third law of motion। इसका क्या मतलब है? यहां पर दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो हमेशा न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है उसका पालन करते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई दो चार्ज Q1 Q2 हैं तो Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लगेगा, Q2 पे जो फोर्स लगेगा वेक्टर F12 वो, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसको हम नोट कर रहे हैं वेक्टर F12 से। ये दोनों का ही मान आपस में क्या होता है? बराबर। तो न्यूटन का तृतीय नियम भी तो यही बोलता है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम भी यही बोलता है कि हम जब भी किसी वस्तु पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट ये पॉइंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये जो विद्युत बल होता है ये दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम है, वायु हो, निर्वात हो या जल हो या कोई और चीज हो, उस माध्यम पे ये डिपेंड करता है। अगर बीच में कोई अलग माध्यम आ गया तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल भी बदल जाएगा। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण हेडिंग है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों? देखो क्योंकि दोनों ही बल सेम है। अगर आपको फार्मूला याद होगा फोर्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या आपका? ये आपका है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू, वो भी सेम सिमिलर इसी के जैसे है, G इक्वल टू M1, वो F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो ये तो समानता हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए चलिए डिफरेंस की बात करते हैं।
आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मिस्टर बीन कार्टून देखा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब न्यूटन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज कर रहे थे, फार्मूला लिख रहे थे, तो जैसे मिस्टर बीन में से बगल में वो कापी में झांक के नोट करता है ना, सेम ऐसे लगता है कि कूलाम भी वहाँ पे न्यूटन की कापी में झांक रहे थे। सेम उन्होंने एकदम कूलाम की तरीके, न्यूटन की तरीके से अपना भी फार्मूला दे दिया। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है वो या तो अट्रैक्टिव आकर्षण बल हो सकता है या तो रिपल्सिव प्रतिकर्षण बल हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा आकर्षण ही होता है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, वो हमेशा आकर्षण ही करता है। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। विद्युत बल जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, अभी आप लोगों को हमने बताया था। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच में कोई भी मीडियम आ जाए, कोई भी माध्यम आ जाए, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगला पॉइंट है द फोर्स बिटवीन द चार्जेज विल नॉट बी सेम ड्यूरिंग मोशन और रेस्ट। अब इसमें क्या करें कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो या जब कोई चार्ज मोशन में हो तो हर कंडीशन में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कभी भी सेम नहीं होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कहा गया है? कोई भी अगर दो द्रव्यमान हैं, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा सेम लगेगा, बस उनके बीच का जो डिस्टेंस हो बदले ना और उनका मास ना बदले तब। तो ये या ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मोशन से प्रभावित होता है, जबकि ये मोशन से प्रभावित नहीं होता, इस पे गति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है मच स्ट्रांगर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हो बहुत ज़्यादा क्या प्रबल है, ताकतवर है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मच वीकर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युत बल से वो बहुत ही क्या होता है? वीक, कमजोर होता है। इसका जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है। पता होगा आप लोग रीजन, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसीलिए हम लोग जब भी हल करते हैं तो ये जो वैल्यू आता है दो चीज़ों के बीच लगने वाले फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो बहुत ही कम आता है। तो इसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब इन दोनों में समानताएं क्या हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है या वो लोग देख रहे हैं इंग्लिश में, तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कोशिश करूंगा हिंदी वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की। हालांकि इंग्लिश वर्ड लिखने में आसान होता है, हिंदी टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कहेंगे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन आएंगे या आप बीएससी करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। तो अभी से आदत डालेंगे तो आपका थोड़ा इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगा। तो देखिए अब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए पहला समानता क्या है? ये दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अभी मैंने फार्मूला लिख के आप लोगों को दिखाया। और ये दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया, अगर आप भूल गए तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं। और ये दोनों ही संरक्षी बल हैं।
कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और ये दोनों ही निर्वात में भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वायु हो या निर्वात हो, हर जगह ये अप्लाई होता है दोनों फोर्स। तो ये था कूलाम वो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानता, दोनों में क्या समानताएं हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी, या कह सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a given charge particle q due to a system of charged particles is equal to the vector sum of the forces extracted on it due to all the other charged particles of the system। पल्ले नहीं पड़ा कुछ, अंग्रेजी में सर जी क्या क्या बोल गए हैं, तो चलिए हिंदी में समझाते हैं। वैसे जब बच्चे गाना सुनते हैं किसी भाषा में पल्ले पड़ जाता है, लेकिन वो गाना है, अब ये तो पढ़ाई है, पल्ले तो पड़ेगा नहीं। चलिए समझते हैं इसका मतलब। अब इसमें कहा गया है अगर हमारे पास कहीं पे बहुत सारे चार्ज हो, मान लेते हैं हम समझने के लिए हमारे पास चार्ज है Q1, एक है Q2 और एक है Q3, 3 चार्ज मान लेते हैं हम लोग। अगर हम पूछें कि चार्ज Q1 पर नेट कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो आप लोगों को पता है जो ये Q2 बैठा बगल में ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और जो ये Q3 बैठा है ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। और अगर कोई अलग आ जाए Q4, चौथा कोई आवेश, तो ये भी तो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। यानी किसी एक आवेश पे जो बल लग रहा है उसके आसपास में जितने भी आवेश हैं वो सभी मिलके बल लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितना लगेगा Q1 पर, नेट फोर्स Q1 पर कितना लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, ये तीनों आवेश जो इस पे बल लगा रहे हैं उन सभी बलों के सदिश योग के इक्वल होगा। ये कहता आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी जो Q1 पे नेट बल लगेगा वो इक्वल होगा किसके, वो होगा इक्वल होगा वेक्टर F नेट इक्वल वेक्टर F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, ऐसे जितने भी चार्ज आए उन सभी के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। एंड सो ऑन से बढ़ाते जाएंगे हम लोग जितना भी चार्ज हो। तो ये कहता आपके कूलाम के वो सुपरपोजिशन का नियम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब आपका जो कूलाम का नियम हो वो यहाँ तक समाप्त हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है अब उस पर हम लोग कुछ आसान से प्रश्नों को, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न देखने में छोटे हैं और लेकिन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हम ऐसे कुछ प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑप्शन ए कूलाम्ब, सी ऑप्शन बी वाट, सी एम्पियर, ए डी ओम। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कूलाम्ब। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल यूजली कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन सा आवेश सामान्यतः, कौन सा कण सामान्यतः चार्ज को कैरी करता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश होता ही नहीं है। एक चीज मैं और कहूँगा, जिन बच्चों को आंसर पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं। जिनको पता हो पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर यहाँ पे ध्यान दें। वीडियो पॉज कर भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, रोक के कमेंट में लिखें फिर यहाँ आए। अगला दिया ऑप्शन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन दोबारा यहाँ दे दिया और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाइक चार्जेस, फिर ब्लैंक खाली स्थान दे दिया है, ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, फिर ब्लैंक दे दिया खाली स्थान, ईच अदर। अब इसमें क्या होगा, तो आप लोगों को अगर याद हो पहला ऑप्शन क्या दिया, अट्रैक्ट अट्रैक्ट। तो लाइक चार्ज मतलब कि एक जैसे चार्ज अट्रैक्ट करते ही नहीं है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। इसमें दिया रिपेल रिपेल, तो चलिए पहला तो यहाँ रिपेल सही है। इसमें क्या दिया अपोजिट चार्ज, तो आपको पता अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज रिपेल यानी समान चार्जों, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत में आकर्षण। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये जो ऑप्शन दिया सी, ये वाला आपका क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा लाइक चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन। तो तीसरा भी गलत है। अब बचा कौन सा आपका चौथा, ये आपका सही आंसर है। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आपका होगा रिपेल और यहाँ होगा आपका अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, फिल इन द ब्लैंक दे दिया है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत आवेश कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु को, अब देखिए ऑप्शन किया दिया हीट और कोल्ड, हीटेड और कोल्ड। जब हम लोग वस्तु को गर्म या ठंडा करते हैं क्या इससे विद्युत आवेश उसको उत्पन्न होता है? तो नहीं, गलत जवाब है। टच्ड और रब्ड, जब उसको हम लोग टच करते हैं और रगड़ते हैं। तो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था घर्षण द्वारा आवेश देने की विधियां। तो यहाँ पर भी तो लिखा रब्ड, रगड़ना, रगड़ना भी क्या है घर्षण। तो ये आपका सही जवाब है। जब भी हम किसी वस्तु को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पर आवेश आ जाता है। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज का गुड कंडक्टर, अच्छा चालक है? रबड़, तो आप लोगों को पता है रबड़ जो होता है वो कुचालक होता है, उसमें करंट अच्छे से प्रवाहित नहीं होता है। ग्लास, इसमें भी करंट प्रवाहित नहीं होता है। प्लास्टिक, इसमें भी नहीं होता है। कांपर, ये आपका सही जवाब है। सभी के घरों में जो तार होते हैं वो कांपर के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कांपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखें। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आंसर पता हो तो पहले कमेंट में लिखें, फिर जाके अपने आंसर को मैच कराएं, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपको कितना याद है।
आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कितना याद है, कितना भूल चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो किस कण पर ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सोन इज द डायरेक्शन ऑफ। तो ये देखिए आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, फिलहाल मैं बता देता हूँ, आगे आप लोग इस पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र लाइन जो होते हैं, विद्युत बल रेखाएं, उसका जो डायरेक्शन होता है वो किस साइड में होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सोन द डायरेक्शन ऑफ, या एक मिनट, यहां पे आप ऐसे कर, यहां पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सोन, जो विद्युत बल रेखा होती है वो प्रदर्शित करती इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को प्रदर्शित करती हैं? तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रदर्शित करती हैं, वो बताती हैं कि जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वो किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म परमिटिविटी रेफर टू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इसका मतलब है परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं, परमिटिविटी क्या होता है? ऑप्शन ए एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला है रिस्पांस ऑफ ए मटेरियल टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परमिटिविटी अगर आपको याद हो, हमने क्या बताया था? परमिटिविटी क्या होता है? जब किसी वस्तु के पास कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वस्तु उस विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर जाने से रोकता, उसका विरोध करता है, अप्रोच करता है उसका, और उसी को हम लोग परमिटिविटी से व्यक्त करते हैं, अगर याद हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, रिस्पांस ऑफ ए मटेरियल टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो रिस्पांस प्रदर्शित करता है उसको हम लोग दिखाते हैं परमिटिविटी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया ओम, दूसरा दिया फैरेड प्रति मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर, डी दिया वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है फैरेड प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वैक्यूम द परमिटिविटी वैल्यू इज। वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है वैक्यूम के लिए या वायु के लिए? ऑप्शन ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 8.85 × 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, डी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है निर्वात और वायु दोनों के लिए ही वो लगभग होता है 8.85 × 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मटेरियल्स विथ हाइजर परमिटिविटी वैल्यू आर बेटर एट। ऑप्शन ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बी ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, सी जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, डी इमिटिंग लाइट। तो यदि किसी मटेरियल का परमिटिविटी बहुत हाई हो तो किस काम को अच्छे से कर सकता है? हाई वैल्यू वाले जो पदार्थ होते हैं जिनका परमिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, किस काम को अच्छे से कर सकते हैं?
ऑप्शन ए दिया है कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बी ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जिस भी पदार्थ का परमिटिविटी परावैद्युतांक जितना अधिक होगा वो विद्युत क्षेत्र का उतना ही विरोध करेगा। जब भी हम लोग उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो उसका उतना ही अधिक विरोध करेगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू कंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी चेंज इनटू मैग्नेटिक चार्ज। तो अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट जरूर करें, फिर उसके बाद अपना आंसर मिलाने हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि चार्ज या आवेश संरक्षण का नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस लिखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। विद्युत आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट, इसे केवल हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ भी वही पॉइंट लिखा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया वो अधूरा है सेंटेंस, और यहाँ पे जो सेंटेंस वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस, इसलिए राइट आंसर आपका जो है ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, डी रॉबर्ट मिल्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रॉबर्ट मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस एंड कैन टेक एनी वैल्यू। जो विद्युत चार्ज होता है वो सतत है और उसे हम लोग किसी भी मात्रा में ले सकते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ओनली बी पॉजिटिव। विद्युत आवेश केवल धनात्मक होता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्क्रिएट एंड कम्स इन इंटीगर मल्टीपल्स ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज। ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज जो मूल आवेश होता है उसका मल्टीपल इंटीग्रल होता है। तो इसमें से अगर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट में जाके पहले आंसर लिख दें, वीडियो पॉज करें, कमेंट में जाएं, आंसर लिख दें। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम भी दे रहा हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज इज अप्रॉक्सीमेटली।
जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, फंडामेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड मान वो लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 1 कूलाम, ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ऑप्शन डी 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। एलिमेंट्री चार्ज मतलब किसी जो सबसे छोटा कण होता है उस पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री चार्ज। और सबसे छोटा या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, और दोनों पे ही विद्युत आवेश इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम्स लॉ डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन। कूलाम का जो नियम है वो किनके बीच काम करता है, किनके बीच इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए दिया है करंट एंड वोल्टेज, बी दिया मास एंड वेट, सी दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, और डी दिया मैग्नेट एंड मेटल्स। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि जो कूलाम का नियम है वो दो विद्युत आवेशों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका वर्णन करता है। दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके बारे में बताता है हमारा कूलाम का नियम। तो ऑप्शन जो सही आपका होगा वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन ए द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज, ऑप्शन बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन सी द डिफरेंस इन दियर पोटेंशियल्स, ऑप्शन डी द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज। पहला ऑप्शन क्या करा? द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। तो क्या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मास के प्रोडक्ट के मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है? तो आंसर नहीं, तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। अगला दिया है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो दूरी होता है उस दूरी के वर्ग के क्या प्रोपोर्शनल होता है? तो इसका भी जवाब है गलत, नहीं, क्योंकि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है द डिफरेंस इन दियर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता ये। अगला द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो ये आपका राइट आंसर। कूलाम के नियम के हिसाब से किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका ये डी ऑप्शन जो राइट आंसर है। अब आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको एक दिन बाद मिलेगा सुबह 4 बजे। जब भी आपकी क्लास चलेगा आप एक दिन गैप करके चलेगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो जो लिख रहा हूँ क्वेश्चन वो इंग्लिश में ही लिखूँ, तो आप कमेंट में इंग्लिश टाइप कर दें। और जो लोग चाहते हैं कि वीडियो हिंदी में लिखूँ बनाऊँ, इसमें जो टाइप के जो क्वेश्चन लिखे गए या जो भी डिफिनीशंस लिखे गए हो हिंदी में हो, तो वो लोग कमेंट में जाके हिंदी लिख दें। जो लोग चाहते हैं हिंदी तो वो लोग हिंदी कमेंट में लिख दें, जो लोग चाहते हैं इंग्लिश तो वो लोग इंग्लिश लिख दें कमेंट में। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।